महिला आरक्षण बिल अब पास हो चुका है। इतिहास में ये जो क्षण है, ये जो समय है, वो रच गया है। हाँ, ये चीज़ हम महिलाओं के लिए हो गई। मेरे ख्याल से उसका उत्साह हर एक महिला ने मनाया है। ये ऐतिहासिक कदम जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके नेतृत्व में जो उठाया गया है, मैं आपको कहूँ ये अद्भुत अद्वितीय है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में क्या क्या और ज्यादा कानून में सख्ती बरतने वाली है? कानून बेहद सख्त है। फांसी की सजा जो है वो इंक्लूड करा दी गई थी कि कानून पे कानून बनते चले जाते हैं। क्यों सनातन पे ही इस तरह के तंज कसे जाते हैं? मैं जोर दे रही हूँ, षड्यंत्र के तहत जो है सनातन को कमजोर किया गया। सनातन वो पंथ है जिसका ना आदि है ना अंत है। अगर इंडिया अलायंस की आपने बात की, इंडिया को देखते उन्होंने नाम भी इंडिया रख दिया। चाइनीज माल है ना, डुप्लीकेसी। राम मंदिर के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में और ज्यादा विकास बढ़ेगा। इंटरनेशनल स्पिरिचुअल टूरिज्म इतना ज्यादा वहाँ बढ़ने वाला है। कितनी सीटों की अपेक्षा रखती है भारतीय जनता पार्टी? इस बार जो नतीजे आने वाले हैं वो पहले से बेहतर होंगे। जो विश्व स्तर पर भारत का डंका बजा है, भारतवर्ष को ऐसा प्रधानमंत्री आजाद भारत में नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। अक्सर हम आपकी मुलाकात बेहद ख़ास लोगों से करवाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने वाले हैं, जितनी ज़्यादा वो खूबसूरत हैं उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत उनकी शख्सियत भी है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से, जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, जिस ईमानदारी से वो अपनी बात रखती हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है अनिला सिंह जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। सबसे पहला सवाल, क्योंकि महिला आरक्षण बिल अब पास हो चुका है, सबकी नज़रें हैं उस पर, लेकिन नज़रें हैं कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। क्या सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित रह जाएगा कि सबको उसका बेनिफिट होने वाला है? देखिए, इतिहास में ये जो क्षण है, ये जो समय है, वो रच गया है। इसका इंतज़ार भारतवर्ष की सारी महिलाओं को था, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई थी या नहीं थी। कहीं ना कहीं एक जीत की जो एक भावना मन में उमड़ती है जब देखते हैं हाँ, ये चीज़ हम महिलाओं के लिए हो गई। मेरे ख्याल से उसका उत्साह हर एक महिला ने मनाया है। और अब ये कानून भी बन चुका है। कानून बन चुका है तो इसका मतलब इम्प्लीमेंट होने से इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, और बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा। और भविष्य में आने वाली जो महिला पीढ़ी हैं, आप देखिए, सोचकर भी देखिए, पॉलिसी मेकिंग में वो पार्लियामेंट में खड़ी नजर आएंगी, वो असेंबलीज में खड़ी नजर आएंगी। जहां हम देखते हैं अक्सर पार्लियामेंट में, असेंबली में इकट्ठा बैठी हुई हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा उनकी से नहीं दिखाई दे रही है। वहीं आप देखिएगा उनकी आवाज़ भी सुनाई देगी, उनकी शख्सियत भी अलग नज़र आएगी। ये ऐतिहासिक कदम जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके नेतृत्व में जो उठाया गया है, मैं आपको कहूँ ये अद्भुत अद्वितीय है। बिल्कुल, 27 सालों से इंतज़ार था और वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मैम ने बता दिया। एक मेरा बड़ा सेंसिटिव सा सवाल मैं कहूँगी, अभी हमने 2-4 ऐसी घटनाएं देखी, इससे पहले भी हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जिन्होंने समाज को, मैं कहूँगी, हिला कर रख दिया। अभी उज्जैन की बात करें तो एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना, और फिर वो गलियों में घूम रही थी लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसी घटना हमें देखने को मिली जहाँ पर एक महिला को बांध कर उसका फेस चलाया जा रहा था। देखिए, इस तरह की घटनाएं समाज में होती ही रहती हैं, और कहीं ना कहीं ये हम जैसे जो बच्चियां हैं, इनके दिल में एक बहुत डर पैदा करती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कानून की, कि अगर कानून सख्त है तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है, अगर पनिशमेंट सख्त दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में क्या क्या और ज़्यादा कानून में सख्ती बरतने वाली है? देखिए, जहाँ तक कानून का सवाल है, अगर हम कानून की बात करते हैं, कानून बेहद सख्त है। पॉक्सो एक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको और मजबूत कर दिया था। फांसी की सज़ा जो है वो इंक्लूड करा दी गई थी कि 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु कानून अपनी जगह है, कन्विक्शन होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें बदलाव भारतीय जनता पार्टी और लाएगी? भारतीय जनता पार्टी एक सरकार के रूप में ये हमेशा प्रयास करती है, किसी भी राज्य में हो, कि जिसने भी ये कांड किया है, ये अपराध किया है, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जल्द से जल्द उसे पकड़े, थाने भेजे। सजा सुनाने का काम कोर्ट का होता है।
इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनते हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि उसमें और मुस्तैदी आ जाए तो इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। नहीं तो हम आए दिन देखते हैं कानून पे कानून बनते चले जाते हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराधीकरण है उसमें कमी क्यों नहीं आती है? इतना दुस्साहस कहाँ से हो जाता है और मानवता कहाँ मर जाती है? जब उज्जैन में वो 12 वर्ष की जो बच्ची है अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पे घूम रही थी, लोग देख रहे थे, तो अब अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है। और मैं तो कहती हूँ, गुहार करती हूँ हमारे जुडिशल सिस्टम से कि इस प्रकार के जो अपराध हैं उनकी सज़ा अलग से बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, जिससे कि अपने आप में एक उदाहरण स्थापित हो सके कि महिलाओं को, बच्चों को अगर आपने गलत निगाहों से देखा, गलत किया, तो आपको सज़ा ऐसी मिलेगी जो आपकी रूह काम जाएगी। बिल्कुल। एक और बात देखिए, हर धर्म का अपना एक मान सम्मान है, हर धर्म की अपनी महानता है, लेकिन बात हम सनातन की करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि सनातन धर्म को लेकर आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी करता ही रहता है। अभी बयान सामने आए कि सनातन धर्म को मिटा देंगे, इस तरह की कई सारी बयानबाजी सामने आती है। मेरा सवाल आपसे है कि क्यों सनातन पर ही ये सारे क्वेश्चंस खड़े किए जाते हैं, क्यों सनातन पे ही इस तरह के तंज कसे जाते हैं? इसका बहुत बड़ा कारण जो मैं व्यक्तिगत रूप में समझती हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ धर्म के आधार पे हुआ, ठीक है ना, इसका खंड खंड हुआ। आज की तारीख में जो पाकिस्तान है उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि समाज के आधार पे हो गया, कि भाषा के आधार पे हो गया। जी नहीं, धर्म के आधार पे हुआ तो। परंतु यहाँ पर जो सरकार बनी उसके लिए सनातन कोई मायने नहीं रखता था, इसीलिए षड्यंत्र के तहत, मैं जोर दे रही हूँ, षड्यंत्र के तहत जो है सनातन को कमज़ोर किया गया। सारा का सारा सब कुछ जो है हिंदू, तुमको ये मानना पड़ेगा, हिंदू तुम्हारी जो मंदिर जो 1947 से पहले जिस अवस्था में थे वही रहेंगे। एक एक्सेप्शन दे दिया रामलला मंदिर का, हिंदू चुप होकर बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, चुप होकर बैठ जाओ। टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या मतलब है? और आज जिस प्रकार का हम तमाशा देखते हैं अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तमाशा बना के रखा हुआ है। सनातन वो पंथ है जिसका ना आदि है ना अंत है। हाँ, ये सृष्टि को आप नष्ट कर देंगे। हम तो सूरज की भी पूजा करते हैं, चांद की भी पूजा करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, घास की भी करते हैं, पशु की भी करते हैं, सबको खत्म कर देंगे, मार देंगे, कोरोना बना देंगे, मच्छर बना देंगे। ये भारत देख रहा है। बयानबाजी भी सामने आई है। बिल्कुल। और ये जो डॉटेड इंडिया अलायंस है, मैं तो इसको चिकन पॉक्स अलायंस कहती हूँ, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये सब भाषा का प्रयोग करके हिंदू के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, इस पवित्र भूमि भारत पर ये सत्ता में आने का सपना सोचते हैं। ये कदापि नहीं होने वाला है। जो लोग भारत को भारत कहने में शर्म करते हैं, इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया का, हाँ हम भी मानते हैं इंडिया को, हिंदुस्तान भी है, पर भारत भारत है। आपको लगता है अगर इंडिया अलायंस की आपने बात की, इंडिया को देखते उन्होंने नाम भी इंडिया रख दिया कि और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी? चाइनीज़ माल है ना, डुप्लीकेसी। इनको और कुछ समझ में नहीं आया, नकल। इंडिया अलायंस पर आपका स्टैंड क्या है, क्या सोचती हैं? इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं क्या? जैसे ही खड़े होने का प्रयास करते, स्टैंड होने का प्रयास करते, खुद ही लड़खड़ा जाते हैं। आप देख लो, मध्य प्रदेश में इनके झगड़े देख लीजिए, पंजाब में इनके झगड़े देख लीजिए, दिल्ली में इनके झगड़े देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इनके झगड़े देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये अपना काम खुद ही कर रहे हैं। देखिए, अभी बात हुई थी रामलला की, तो सवाल आ गया मन में कि अब राम मंदिर का निर्माण ऑलमोस्ट होने वाला है। जनवरी में एक टेंटेटिव डेट भी दी हुई है कि राम मंदिर में तब जाकर लोग, भक्तजन जो सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो दर्शन जाकर कर सकते हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा विकास बढ़ेगा, या किस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जब हम बात करते हैं अपनी आस्था की, तो हम उसको कभी भी विकास से नहीं जोड़ते। परंतु आप कहेंगी विकास, तो बिल्कुल आप अयोध्या में आज भी जाकर देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ विकास हो रहा है। इंटरनेशनल स्पिरिचुअल टूरिज़्म इतना ज़्यादा वहाँ बढ़ने वाला है। वहाँ पे आप देख लीजिए, चाहे वो होटल का उद्योग हो, चाहे वो बाज़ार जो बनेंगे, मॉल्स जो बनेंगे, हर प्रकार का वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। किसकी कृपा से हो रहा है? भगवान श्री राम, माता सीता, इन्हीं की कृपा से हो रहा है ना।
तो जहाँ पर इस प्रकार के कार्य होंगे, जहाँ आस्था का सम्मान होगा, तो विकास तो वहाँ होना ही होना है। अब थोड़ा सा हम आएंगे आपके राजनीतिक करियर पर। आप खुद को भारतीय राजनीति में अब कहाँ देखती हैं? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो एक ऐसा राजनीतिक दल है, यहाँ पर क्या हो जाए आपकी सोच के परे है। आप किसी भी एक आपको लगेगा अरे ये तो बहुत साधारण से कार्य करता है, पता चलेगा अगले पल उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। तो इस पार्टी में फ्लो के साथ आप चलते रहिए, अपना काम आप करते रहिए, आपको कब क्या चीज़ मिल जाए, क्योंकि नज़र रहती है, पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी नज़र रहती है। अगर कोई बहुत सियाना बनने की कोशिश करे कि नहीं हम तो बस आर्टिफिशियली काम करने, अगर आप मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत जायज़ नहीं जाती है। और ख़ास तौर से मैं जो महिला कार्यकर्ता है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सच्चे मन से, निष्ठा से, मेहनत से, ईमानदारी से आप अगर काम कर रही हैं, इस राजनीतिक दल से बेहतर कोई और राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ महिलाओं का सम्मान है। आप ईमानदारी से अपना काम करो, अपनी पहचान बनाओ, तो यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता। पर आपके समय अनुसार आपको ज़रूर पार्टी देगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा। 100% मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, थोड़ा सा बहुत बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 24 में जिस तरह से लहर जा रही है, तो बहुत सारे संकेत ऑलरेडी मिल रहे हैं। कितनी सीटों की अपेक्षा रखती है भारतीय जनता पार्टी? मुझको तो लगता है कि इस बार जो नतीजे आने वाले हैं वो पहले से बेहतर होंगे। 2014 से 2019 में बेहतर हुए थे और अब 24 में 2019 से भी बेहतर होने वाले हैं। तो मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, परंतु मैं ये जानती हूँ कि जिस प्रकार से इस देश की छवि बदली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अभी आपने G20 का देखा होगा, अद्भुत, अद्वितीय, डंका बज गया भारतवर्ष का। ये जो डॉटेड चिकन पॉक्स अलायंस है, इनको बड़ी परेशानी हो गई, पर इनकी परेशानी से क्या जाता है भाई, हमारे देश का बहुत नाम हुआ है। तो आप ये सीधी सी साफ बात समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो विश्व स्तर पर भारत का डंका बजा है, ये तब के बाद हुआ है? इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बेहद स्पष्ट शब्दों में कहूँगी, भारतवर्ष को ऐसा प्रधानमंत्री आज़ाद भारत में नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी एक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो काम उन्होंने किए हैं इतिहास रच गया। मतलब ट्रिपल तलाक, आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट में पलट दिया था, मात्र 180 रुपये। शाहबानो से लेके शायरा बानो तक का सफ़र हो गया। बेचारी हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं किन हालातों में रहती थी, उससे छुटकारा किसने दिलवाया? नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया। 370, हाँ, मैं क्योंकि महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। 370 की वजह से जो कश्मीरी महिलाएं थी उनके साथ क्या होता था, बेचारे अगर बाहर शादी कर लेती थी तो एक के बाद एक, मतलब पाकिस्तान में घुसकर उनके दांत खट्टे कर देना। हाँ, आज चीन जो है वो कांपता है भारतवर्ष से, अमेरिका हमसे संबंध बना कर रखना चाहता है, रूस हमसे संबंध बना के रखना चाहता है। तो ऐसी से पंगा लेने में डर लगता है। 100% हमारा डिफेंस फोर्स बहुत मजबूत हो चुका है, पहले ध्यान ही नहीं दिया जाता था। तो अब ये सारे काम हो रहे हैं, तो उसका तो नतीजा तो रिफ्लेक्ट होगा ही ना, वोटिंग में होगा, बिल्कुल होगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बातें इतनी खुलकर हो रही हैं लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है। मैं चाहूँगी आप महिलाओं को कोई एक संदेश दें, जो संदेश आपकी तरफ से हो, जो हमारी महिलाएं सुने, क्योंकि अगर किसी के अंदर भी कोई डर है, हिचक है अपनी बात रखनी, तो मैं चाहती हूँ आपके ज़रिए वो बात जाए, क्योंकि हमने आपका सोशल मीडिया देखा, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो एक संदेश महिलाओं के लिए। देखिए, ऐसा है, मैं राजनीति में हूँ, तो मैं उन सब बेटियों से, बहनों से, माँओं से भी और माता पिता दोनों से खास तौर से कहना चाहूँगी, राजनीति गंदा क्षेत्र नहीं है और अच्छा बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, उसका इंतज़ाम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। तो आप अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, MBA करवाइए, जिस क्षेत्र में भी भेजना चाहते हैं आप राजनीति में भी भेजिए। हमें चाहिए
अच्छी बेटियां चाहिए, राजनीति में चाहिए। अब लड़कियां आ रही हैं, मुझे अच्छा भी लगता है उनको देख के, यंग हैं, डायनामिक हैं, अपनी बात को रखती हैं। हमें और चाहिए। और तो और जो घरेलू महिलाएं हैं, आपको भी कोई नहीं रोक रहा है, राजनीति में आना चाहती हैं, बिल्कुल आइए। राजनीति की कोई एज बार नहीं होती है, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और खुलकर राजनीति करिए, मन से राजनीति करिए, बढ़िया राजनीति करिए और इस देश को और आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हमको चाहिए भारतवर्ष में। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है। देखिए, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हमने बात कर ली, लेकिन बात यहाँ पर एक और चेहरे की करना बड़ा ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। पहला सवाल कि जिस तरह से माफिया का सफाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, आपने तो देखा है कि बदलाव की बहार उत्तर प्रदेश में बहने लग गई है। और डॉनगिरी, माफियागिरी जो यहाँ पर पग पग पर बैठी हुई थी, पैर पसारे हुए, सब ऐसे भागे हैं जो नहीं भागे हैं। आपको पता ही है कि कैसे एनकाउंटर में उनके पैर में गोली लगती है, क्योंकि वो पुलिस पे जब हमला करेंगे तो पुलिस जो है अपनी बचाव में बैकफायरिंग करती है और उसमें मारे जाते हैं, क्योंकि पुलिस से थोड़ी ना आप मुकाबला कर सकते हैं। आज बहन बेटियां सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। आप रात बिरात कहीं चले जाइए, नहीं तो पहले तो ये होता था, मैं नोएडा में रहती हूँ, आप भी नोएडा में रहती हैं, अट्टा में ये हालत है कि शाम होते ही गाड़ी खड़ी हो गई, म्यूज़िक शुरू हो गया, ग्लास निकल आए, बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी। आज कोई ज़रूरत करके तो देख ले। तो एक बहुत बड़ी यूएसपी जो हमारे मुख्यमंत्री जी की है, वो ये है अपराधीकरण पे अंकुश लगाना, और उसके साथ जिस प्रकार से विकास हो रहा है और ईमानदारी से हो रहा है, तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पे बहुत ही सकारात्मक है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरीके की नर्सरी माना जाता था आतंकवाद को लेकर, अपराधीकरण को लेकर। आतंकवाद दूर दूर तक नहीं है यहाँ। आज मैं यही आपकी बात से बात निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की छवि ही पूरी तरह से बदल दी है योगी जी ने। बिल्कुल बदल गई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कोरोना के समय जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, लोग घर में बैठे हुए थे और ये सड़कों पे थे और ये देख रहे थे अपनी टीम के साथ कि किसी को किसी भी प्रकार की कमी ना हो जाए। और उस वक्त जो जितना मज़दूर ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में वापस आया, उन सब की स्किल मैपिंग करके उनको रोज़गार दिया गया। और आज जो दूसरे प्रदेश है ना, जहाँ पर हमारे लोगों को कहा जाता था भैये हैं, चलो भागो उत्तर प्रदेश भागो, आज वो लोग परेशान हैं, उन्हें काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। क्योंकि काम जब हमारे प्रदेश में मिल गया तो कोई अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा। तो बिल्कुल बाबा जी की जय जयकार इसीलिए हो रही है क्योंकि काम में उन्होंने करके दिखाया है। विपक्ष की बात करें तो कहते हैं ना, वो आंख रखी हुई है कि कब हम उत्तर प्रदेश में घुसे। आपको लगता है घुस पाएंगे? ऐसा है, मर्सिडीज़ के रथ में चलकर अगर कोई ये सपने देख रहा हो कि ये डॉटेड अलायंस बना लिया है और गुड़ा भाग कर रहे हो कि अच्छा इतने इस जाति के, इतने इस धर्म के, इतना ये, और हम सत्ता में आ जाएं। राजनीति वो है कि सारे अर्थमेटिक, सारी केमिस्ट्री सब ध्वस्त हो जाती है जब बायोलॉजी सामने आती है। तो ये दिल का रिश्ता है उत्तर प्रदेश का और योगी आदित्यनाथ जी का और नरेंद्र मोदी जी का। ये जो केमिस्ट्री है, ये जो बायोलॉजी है, ये जो फिजिक्स है, इसका इनके पास कोई इलाज नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या कहेंगी? मुझको तो जहाँ तक अंदाज़ा है, जो मैं देख रही हूँ ऑन ग्राउंड, जो मैं देख रही हूँ 70 से ऊपर आएंगी हमारी सीटें। पूर्ण विश्वास? 100%। बहुत ही सही। और बात मैम ने जो कही कि योगी जी ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और सचमुच उत्तर प्रदेश का माफिया मिट्टी में मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बेबाकी से, जैसा हमने शुरू में भी कहा था, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है, प्लस बहुत ऑनेस्टी से आंसर दिए हैं। जो भी जनता के सवाल हम तक आए थे, उन सारे सवालों के। आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।